सोचिए, ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक भूचाल सा आ गया है। नियम जो हैं वो रातों रात बदल गए हैं और एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी खरीदारों को भी चौंका दिया है। तो चलिए आज हम इसी बड़े बदलाव के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल बस इतना सा है, आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों रूस के सबसे बड़े कस्टमर्स इंडिया और चाइना जैसे देश अचानक से अपने सबसे बड़े सप्लायर्स से दूर जाने की सोच रहे हैं? इसका जवाब वो एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक हथियार में छिपा है। अच्छा, तो इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि अब तक हो क्या रहा था। अमेरिका वो काफी टाइम से महीनों से रूस की तेल से होने वाली कमाई को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी थी वो कह सकते हैं ठीक से काम नहीं कर रही थी। देखिए, अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने इंडिया पर रशियन ऑयल खरीदने के लिए 25% का एक एक्स्ट्रा पीनल टैरिफ लगा दिया। अब आमतौर पर क्या होता है, इतना भारी टैरिफ वो किसी भी बिजनेस को स्लो कर देता है, सिंपल। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। इंडिया ने तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि जारी रखा। और इससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि सिर्फ कॉस्ट बढ़ाने से रूस को अकेले करना पॉसिबल नहीं था। और बस यहीं पर पूरी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। जब टैरिफ फेल हो गए तो अमेरिका ने एक नया और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हथियार इस्तेमाल किया। ये था सीधे रूस की एनर्जी कंपनियों पर टारगेटेड सैंक्शंस। मतलब ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये एक डायरेक्ट हिट था। और इनका निशाना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। ये सैंक्शंस सीधे रूस की एनर्जी पावर के बिल्कुल सेंटर पर लगे। रोजनेफ्ट, जो उनकी स्टेट ओन्ड कंपनी है, और लुकोइल, जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी है। अब ये समझना जरूरी है कि ये दोनों मिलके रूस के ऑयल एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है टाइमलाइन। कंपनियों को इन बड़ी बड़ी रशियन फर्म्स के साथ अपने सारे डील्स खत्म करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया गया। सोचिए, सिर्फ 1 महीना। 21 नवंबर 2025 की जो ये डेडलाइन थी, ये एकदम साफ मैसेज था, बस अब और बिजनेस नहीं। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इन नए सैंक्शंस में ऐसा क्या है, ये पुराने टैरिफ से इतने अलग और इतने पावरफुल क्यों हैं? हैं तो दोनों इकोनॉमिक टूल्स ही, लेकिन इनके असर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलिए देखते हैं कैसे। ये कंपैरिजन ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। देखिए, टैरिफ क्या करता है, वो ट्रेड को महंगा बना देता है। बस जैसे किसी चीज़ पर एक्स्ट्रा टैक्स लग गया हो, आप ज्यादा पैसे देकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन सैंक्शंस बिल्कुल अलग चीज हैं। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रास्ता ही ब्लॉक कर देते हैं। पैसा आ जा ही नहीं सकता, और जब पैसा नहीं तो बिजनेस कैसे होगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। ऐसे सोचिए, टैरिफ जो है वो हाईवे पर टोल टैक्स जैसा है। थोड़ा महंगा पड़ता है, पर आप टोल देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सैंक्शंस उस हाईवे पर बने पुल को डायनामाइट से उड़ा देने जैसा है। अब आपकी जर्नी वहीं खत्म, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। सैंक्शंस बिल्कुल यही करते हैं। और ये मामला सिर्फ अमेरिकन कंपनियों तक ही नहीं रुकता। एक चीज होती है सेकेंडरी सैंक्शंस। इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, अगर वो रोसनेफ्ट या लुकोइल के साथ बिजनेस करती है तो उस पर भी खतरा है। खतरा क्या है? उन्हें यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह काट दिया जा सकता है। और ये इतना बड़ा रिस्क है कि इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो इन जबरदस्त सैंक्शंस का जमीन पर रियल वर्ल्ड में क्या असर हुआ? इसका सबसे बड़ा झटका लगा रूस के 2 सबसे बड़े कस्टमर्स को, इंडिया और चाइना। और असर बहुत तेजी से दिखा। अब ये झटका कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। इसी साल इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 34%, 1/3 से भी ज्यादा अकेले रूस से आया है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है जो अब अचानक से खतरे में आ गई है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। इंडिया का रोज का लगभग 1.6 मिलियन बैरल्स और चाइना का सी बॉर्न यानी समंदर के रास्ते आने वाला 1.4 मिलियन बैरल्स, ये सारा तेल सीधे इन सैंक्शंस के निशाने पर आ गया। ये ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्सा है। और रिएक्शन बिल्कुल इमीडिएट था। फौरन इंडिया की सबसे बड़ी इंपोर्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो सैंक्शंस को फॉलो करेगी। फुल स्टॉप।
उधर चाइना की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनियां पेट्रो चाइना और सिनोपेक, उन्होंने भी समंदरी रास्ते से आने वाले रशियन ऑयल की खरीद रोक दी। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ बातें नहीं हो रही थी, कंपनियों ने सच में फौरन एक्शन लिया। लेकिन कहानी में एक और लेयर है, इतना सिंपल नहीं है। एक इंडियन ऑयल ऑफिशियल का ये जो कोट है, ये बताता है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उनका मानना है कि रशियन ऑयल मार्केट में आने का रास्ता ढूंढ ही लेगा, जैसा पहले भी हुआ है। लेकिन असली प्रॉब्लम जो आएगी वो बैंकिंग और पेमेंट्स में आएगी, जो कि सीधा इन्हीं सैंक्शन से जुड़ी हुई है। और इससे हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। अब आगे क्या? क्या ये रशियन ऑयल के लिए गेम ओवर है, या फिर रूस के पास अभी भी कोई चाल बाकी है? देखिए, रूस पहले भी सैंक्शंस झेल चुका है और उसने इनसे बचने के तरीके भी बना लिए हैं, जैसे कि एक शैडो फ्लीट चलाना, मतलब ऐसे सीक्रेट टैंकर्स जिनके असली मालिक और लोकेशन का पता न चले, बिल्कुल छुपा कर। इसके अलावा वो थर्ड पार्टी ट्रेडर्स और मिडिलमैन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे छोटे मोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ढूंढते हैं जहां अमेरिका की नज़र न पहुंचे, मतलब वो सप्लाई चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कोट ये पूरी सिचुएशन का निचोड़ है, समरी है। इन सैंक्शंस का असली असर इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका इन बचने के तरीकों को रोकने के लिए कितनी सख्ती दिखाता है। ये एक ग्लोबल लेवल पर कैट एंड माउस गेम जैसा है। एक पकड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरा बचने की। इंडिया जैसे देशों के लिए ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक दुविधा है, एक मुश्किल फैसला। सवाल ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ रोसनेफ्ट और ल्यूकोइल से तेल खरीदना बंद करवाने से खुश हो जाएगा, या फिर टैरिफ रिलीफ पाने के लिए इंडिया को रूस के पूरे एनर्जी सिस्टम से ही अलग होना पड़ेगा? इस सवाल का जो भी जवाब होगा वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों को आगे चलकर शेप देगा। और आखिर में हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां तेल को छुपाने और बेचने के लिए एक पूरा शैडो मार्केट, एक पैरेलल सिस्टम मौजूद है, क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस सच में कभी किसी देश का ऑयल फ्लो पूरी तरह बंद कर सकते हैं? क्या ये टैप पूरी तरह बंद हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स और एनर्जी मार्केट्स का रुख तय करेगा।